प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने साइंस क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया था और सिस्टमैटिक मेथड क्या होता है उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जो करेंगे वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स के डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये फिज़िक्स जो है इसमें टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी क्लासिकल फिज़िक्स और एक होती है आपकी क्वांटम फिज़िक्स। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि क्वांटम फिज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और क्लासिकल फिज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और इसी वीडियो में फिर हम करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स के अंदर जो हम मेज़रमेंट करते हैं, जो मास मेज़र करते हैं या लेंथ मेज़र करते हैं, उनकी जो लिमिट है वो कहाँ तक होती है, यानी कि उनकी जो रेंज है वो हमारी कहाँ तक होती है। तो ये सारा हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइंस इज़ एवर डायनामिक, यानी कि जो हमारी साइंस है वो हमारी एवर डायनामिक होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि साइंस में जो एक चीज़ बता दी गई वो फिक्स हो जाए। एवर डायनामिक का मतलब किसी ने भी जो अगर कोई लॉ दिया है तो कोई भी उस लॉ को चैलेंज कर सकता है। किसी ने कोई भी थ्योरी दी है या कोई भी फॉर्मूला दिया है तो वो फिक्स नहीं होता। कोई भी उस चीज़ को चैलेंज कर सकता है, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने अगर बताया कि यहाँ पे जो वेट है वो किसके बराबर होता है, मान लो W=mg, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हमेशा ही सच हो। इस थ्योरी को भी अगर हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करें तो इस थ्योरी को भी हम फेल करके दिखा सकते हैं। तो यही है इसका मतलब कि जो साइंस होती है वो एवर डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब कंटिन्यूसली वो चेंज होती रहती है, यानी कि वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ जो बता दी वो फिक्स हो गई, कंटिन्यूसली हम उसमें एक्सपेरिमेंट करके उस थ्योरी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी एमंग द साइंटिस्ट। तो यहाँ पे साइंस में कोई भी जो थ्योरी बताई जाती है ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गई, एक बार हमने जो बता दिया वो थ्योरी हमारी फिक्स हो गई है। नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस में जो भी चीज़ बता दी गई है, यानी कि हमने बता दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर हमने बता दिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये होता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमेशा यही रहेगा। कोई भी जो है साइंटिस्ट उसको चैलेंज कर सकता है और उसको रॉन्ग प्रूफ कर सकता है। तो यही इसमें बताया गया है कि देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, यानी कि साइंस में जो भी चीज़ बताई जाती है वो कोई भी फाइनल नहीं होती। कोई भी उसको अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या कर सकता है, उसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको रॉन्ग प्रूफ कर सकता है। एन ऑब्जर्वेशन as observation improve in detail and precision और experiments yield new result, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करने के जो तरीके हैं वो एडवांस होते रहते हैं, जो टूल्स हैं वो एडवांस होते रहते हैं, उससे जो हमारी रीडिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं और जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है एज ऑब्जर्वेशन, कि जो भी हम चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अगर हम उसको और भी ज़्यादा डिटेल में इकट्ठा करें, ठीक है, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा, हमारे एक्सपेरिमेंट में सुधार आएगा। प्रिसीजन, यानी कि उसमें प्रिसीजन का मतलब होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट का मतलब करेक्ट आएगा और उससे जो है हमारे न्यू रिजल्ट्स बनेंगे। और जो थ्योरी हैं उसमें बार बार जो हमने कोई भी थ्योरी दी है या हमने कोई भी रूल दिया है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो यानी कि साइंस जो है वो एवर डायनामिक है। उसमें जो एक बार चीज़ बता दी जाती है वो फिक्स नहीं होती। कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको रॉन्ग प्रूव कर सकता है, अपने थ्योरी के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के द्वारा उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो यही इसमें दिया गया है। समटाइम्स द मॉडिफिकेशन मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, ठीक है। तो उसने कहा है कि सम टाइम मॉडिफिकेशन मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो इसमें फिर एक एग्जांपल बताया गया है कि यहाँ पे फिर एक एग्जांपल के द्वारा ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि फॉर एग्जांपल व्हेन जॉन्स केपलर examined the extensive data on the planetary motion collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbits in the heliocentric theory of the solar system imagined by the Nicholas Cooper had to be replaced by the elliptical orbit.
तो यानी कि सबसे पहले निकोलस सबसे पहले, जैसे कि ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ ये जो है हमारे सारे जो ये प्लैनेट्स हैं ये हमारे रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी बताई गई थी उसमें ये बताई गई थी कि ये जो हमारा जो सन के चारों तरफ ये जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही हैं ये किस में करते हैं, एक सर्कल में करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी हमारी निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया था कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड एक सर्कल में घूमते हैं। लेकिन बाद में ये जो निकोलस का जो भी सारा डाटा था वो सारा किसने चेक किया, वो सारा किसने चेक किया, वो यहाँ पे देखा दूसरे साइंटिस्ट जो कि थे यहाँ पे जॉन केपलर। तो उन्होंने जो ये टाइको ब्राहे का जो डाटा था वो सारे इकट्ठा किया और उन्होंने बताया, केपलर ने बताया कि ये जो है सन के चारों तरफ, अगर ये मान लो ये सन है तो इसके चारों तरफ ये जो प्लैनेट है ये एक सर्कल में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि ये किस में रिवॉल्व करते हैं, ये एक इलिप्स में यानी कि इलिप्टिकल पाथ में, ये हमारे एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। यानी कि ये हमारा एक इलिप्टिकल है, यानी कि सर्कल में रिवॉल्व नहीं करते। तो इसी तरीके से ये जो थ्योरीज़ हैं ये हमारी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा किसने बताया, सबसे पहले ये कोपरनिकस ने ये डाटा इकट्ठा किया था। तो कोपरनिकस ने बताया कि ये जो सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ये एक सर्कल के अंदर करते हैं। लेकिन बाद में जो प्लैनेटरी मोशन है वो किसने दिए थे, बाद में यहाँ पे निकोलस केपलर ने फिर ये बताया कि ये जो प्लैनेटरी मोशन है ये सर्कल नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये इलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डाटा इकट्ठा किया था निकोलस कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने ही हमें प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट्स का मोशन होता है उनका जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन इसके बाद में जब एक साइंटिस्ट आए जॉन्स केपलर, तो जॉन्स केपलर ने बताया कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। ये ऑर्बिट पहले तो ये सर्कल, पहले तो बताया गया कि ये सर्कल होते हैं, लेकिन बाद में केपलर ने बताया कि ये सर्कल नहीं होते, बल्कि ये इलिप्टिकल होते हैं। तो इस तरीके से एक थ्योरी जो है वो दूसरी थ्योरी से मॉडिफाई होती रहती है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जो भी डाटा यहाँ पे, तो ये वाला जो डाटा था ये कोपरनिकस ने इकट्ठा किया था। इसी डाटा को फिर जो है केपलर ने, इसी डाटा को जो है फिर वो केपलर ने स्टडी किया। फिर केपलर ने बताया कि ये जो ऑर्बिट है ये सर्कल नहीं हो सकता। और ये थ्योरी किसके लिए अप्लाई होती है, ये थ्योरी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए अप्लाई होती है। तो इस तरीके से साइंस में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो हमारी फिक्स नहीं होती, बार बार जो है एक्सपेरिमेंट द्वारा करके उन थ्योरी को हम क्या कर सकते हैं, उन थ्योरी को हम वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो थ्योरीज़ हैं वो आपकी बार बार चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ओकेजनली द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज सिंपली एनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साइंस जो है वो एवर डायनामिक नहीं है। साइंस जो है वो हमारी डायनामिक है, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि हाउएवर द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज सिंपली एनेबल टू explain the new observation, this causes a major upheaval in science। फिर यहाँ पे बताया गया है in the beginning of 20th century it was realized that Newtonian mechanics, till then a very successful theory, could not explain some of the most basic features of the atomic phenomena। इसके बाद फिर ये बताया गया कि साइंस में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कि न्यूटन के जो भी हमने लॉ पढ़े हैं, न्यूटन के जो भी हमने पढ़े हैं, न्यूटन ने जो भी हमें बताया, उसके जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन ने जो भी हमें बताया, तो ये सारी चीज़ें थोड़े टाइम तक तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती रहीं। यानी कि 20th सेंचुरी तक तो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इससे 20th सेंचुरी से पहले, ठीक है, न्यूटन का जो मैकेनिक्स है वो सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन करती रही, लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये जो है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये एटॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूटन ने जो हमें अपना लॉज दिए थे, अपने मैकेनिक्स दी थी, वो है एटॉमिक फिनोमेना को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन चीज़ों को फिर एक्सप्लेन किसने किया? इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है दैट डील्स विद द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना। अभी वीडियो में हम आगे जब स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये किस के साथ डील करती है, और क्लासिकल फिजिक्स जो है वो किस किस के साथ में डील करती है। तो हमने देखा यहाँ पे कि न्यूटन ने जो भी सारी चीज़ें बताई थी वो 20 सेंचुरी से पहले पहले तक तो सारी सही हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो 20 सेंचुरी में हम आए तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो टॉपिक होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है? एटम्स के साथ में डील करती है और मॉलिक्यूल्स के साथ में डील करती है। Just as an experiment may suggest an alternative theoretical model, a theoretical advance may suggest what to look for in some experiment। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्डफॉयल इन 1911 बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इस्टेब्लिश the nuclear model of atom which then become the basis of the quantum theory of hydrogen atom given by the Niels Bohr। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें पता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 1911 में रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग का गोल्ड फॉयल यानी कि यहाँ पे गोल्ड की फॉयल ली थी और उसके साथ किन की स्कैटरिंग कराई थी? उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी। और अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग से उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने एटम के बारे में बताया था। तो उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया था कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है और एटम का जो ज़्यादातर पार्ट है वो खाली होता है। और यानी कि ये फिर उन्होंने बताया था कि ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया। और एटम का जो ज़्यादातर पार्ट है यानी कि ये बीच का पार्ट जो है ये एम्प्टी होता है। और दोनों के जो साइज़ का डिफरेंस है यानी कि ये जो न्यूक्लियस के साइज़ का और ये जो एटम के साइज़ का डिफरेंस है, एटम का जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो 10⁻⁻15 मीटर है और एटम का जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 मीटर है। तो ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई थी। तो ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड ने कैसे बताई? क्योंकि उन्होंने 1911 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। 1911 में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे उन्होंने किस चीज़ की बताया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने एटम के मॉडल के बारे में बताया और इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं? हमने रदरफोर्ड मॉडल जैसे 9th क्लास में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक मॉडल की खोज की जिसको हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और इसी को ही हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। और यही न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है ये किस चीज़ का आधार बना? विच देन बिकेम द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। न्यूक्लियस के इसी मॉडल की रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था ये फिर किस चीज़ का मॉडल बना? ये हाइड्रोजन एटम, जो कि नील्स बोहर ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 मॉडल पढ़े थे। एक तो हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था एटम के बारे में, उसके बाद फिर हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। ठीक है, और जैसे ही रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको किसने दूर किया था? उसको बोहर के मॉडल ने ये सारी कमियां दूर की थी। तो यानी कि बोहर को सारी जानकारी मिली वो किससे मिली? वो रदरफोर्ड के मॉडल से मिली। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करके दिखाया कि जो एटम का मॉडल होता है वो ऐसा होता है। तो उसी से ही फिर बोहर के मॉडल ने भी अपनी सारी की। तो इस तरह जो एक थ्योरी है वो दूसरी थ्योरी को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे 1913 में जो बोहर ने अपना एटम का मॉडल दिया वो भी सारा किसका वो था? वो भी सारा आपका न्यूक्लियर मॉडल से ही लिया गया था। ऑन द अदर हैंड द कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद फिर धीरे धीरे किसकी खोज की गई? ऑन द अदर हैंड द कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस थियोरेटिकली बाय पोल डिराक। यानी कि 1902 से 1984 में पोल डिराक ने, एक साइंटिस्ट थे पोल डिराक ने, उन्होंने किसकी खोज की थी?
उन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। और ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये एक एंटी पार्टिकल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं E-1 0, और पॉजिट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं E+1 0। तो यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन इज़ द एंटी पार्टिकल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये क्वांटम फिजिक्स में आती हैं। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी क्वांटम थ्योरी में। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वांटम थ्योरी में आती हैं। और क्वांटम थ्योरी में ये जो पॉजिट्रॉन है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था कि ये एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करता है। एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी इसकी की गई थी पॉजिट्रॉन की। इसके बाद कार्ल एंडरसन ने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखाया था कि भाई पॉजिट्रॉन का जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में होता है। पोल डिराक ने क्या बताया, पोल डिराक ने तो अपनी थ्योरी से बताया कि भाई एक एंटी पार्टिकल होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। लेकिन उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए 1930 में कार्ल एंडरसन ने इस पॉजिट्रॉन की खोज की एक्सपेरिमेंटल के द्वारा। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने साइंस के बारे में पढ़ी। अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, साइंस में साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि साइंस जो है वो हमारी चेंज होती रहती है। एक थ्योरी अगर किसी ने दी है तो दूसरी थ्योरी जो है उसको चेंज कर सकती है। जैसे पहले हमें ये पता था कि जो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन बाद में केपलर ने हमें बताया कि ये जो हमारे ऑर्बिट होते हैं ये हमारे इलिप्टिकल होते हैं, ये हमारे सर्कल नहीं होते। तो यानी कि एक थ्योरी जो है वो दूसरी थ्योरी को चेंज करती रहती है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा सभी अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करते रहते हैं। और इसी के बाद फिर हमने देखा कि न्यूटन ने 20th सेंचुरी से पहले तक की जो चीज़ें हैं वो तो प्रूफ कर दी, लेकिन जो चीज़ें एटॉमिक लेवल पे आ रही थी या मॉलिक्यूल के साथ रिलेट कर रही थी या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको न्यूटन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसकी थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे इसके बाद फिर क्या क्या एडवांसमेंट होती गई साइंस में, कि एक एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने जो भी बताया उसके बाद अब उसने न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बताया। उसी की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए नील्स बोहर ने अपने एटम का मॉडल दिया जिसे हम हाइड्रोजन मॉडल भी कहते हैं। और इसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्वांटम थ्योरी में फिर बताया गया कि 1930 में पोल डिराक ने एंटी पार्टिकल की थ्योरेटिकली उसने अपनी थ्योरी से बताया था कि एक ऐसा पार्टिकल हो सकता है। और इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया कार्ल एंडरसन के द्वारा। उन्होंने किसकी खोज की, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की खोज यहाँ पे की है। तो नेक्स्ट इसमें फिर यहाँ पे हमें दिया गया है, नेक्स्ट इसमें है हमारा यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है यहाँ पे। तो अभी तक हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है, अभी तक हमने सिर्फ अपनी साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है, फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो जो फिजिक्स की डेफिनेशन होती है, फिजिक्स इज़ द, यहाँ पे फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फिजिक्स की डेफिनेशन होती है, फिजिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे फिजिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ऐसी ब्रांच होती है that deals with nature and natural phenomena। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी कि फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किस चीज़ के साथ में डील करती है, यानी कि उसके आसपास नेचर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नेचर में हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको
डील करती है, और उनके साथ नेचर में दिखाई देने वाले जो जो फिनोमिना हैं वो हमें किस में आते हैं, वो सारे हमारे फिजिक्स में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये फिजिक्स की डेफिनेशन आपको याद करनी है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर में आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सारी फिजिक्स में आती हैं, और नेचर में आने वाले जो भी फिनोमिना होते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, अपने चारों तरफ नेचर में हम जो भी देखते हैं, प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, ठीक है, सीजन्स कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे नेचर में आती हैं। और इन्हीं से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं भी हम इनको कहते हैं। तो ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन, फिजिक्स इज़ आ बेसिक डिसिप्लिन। तो यानी कि हमारी जो मेन साइंस होती है उसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस में आपकी 3 आती हैं। नेचुरल साइंस के अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक आती है आपकी केमिस्ट्री, एक आती है आपकी बायोलॉजी, और एक आती है आपकी फिज़िक्स। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, ये आपको नेचुरल साइंस के अंदर आती है, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप किसके साथ ट्रीट करते हैं, बायोलॉजी में जितनी भी आपकी जो लिविंग, बायोलॉजी में आप किसके साथ डील करते हैं, जो भी आपकी लिविंग चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी बायोलॉजी में आती हैं। जितनी भी आपकी लिविंग का मतलब जितनी भी आपकी जीवित चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी बायोलॉजी में आती हैं। और फिजिक्स में कौन सी आएंगी आपकी, फिजिक्स में आएंगी आपकी नॉन लिविंग, ठीक है। फिजिक्स में आपकी कौन सी आती हैं, फिजिक्स में आपके नेचर में जो भी आपकी नॉन लिविंग है वो सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स में आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बायोलॉजी में सारी आपकी लिविंग चीज़ें आती हैं और फिज़िक्स में आपकी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये जो तीनों डिसिप्लिन हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये किस में आते हैं, हमारे नेचुरल साइंस में। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है द वर्ड फिज़िक्स, द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर होता है। और इसका संस्कृत वर्ड का मतलब है, इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, यानी कि संस्कृत में हम इसको भौतिकी भी कहते हैं। और भौतिकी का मतलब क्या है, भौतिकी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि हमारे आसपास का जो संसार है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, हमारे आसपास का जो संसार है उसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, वो किस में आती हैं, भौतिकी में आती हैं, ठीक है। और यह फिजिक्स का मतलब है नेचर, नेचर में आने वाली जो भी चीज़ें हैं, नेचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्यों होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। तो हमारे आसपास जो भी संसार है हमारा, उसी को हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। उसमें जो जो घटनाएं होती हैं, बिजली क्यों चमक रही है, बिजली क्यों कड़क रही है, तो ये सारी हमारी घटनाएं होती हैं, बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, तूफान, तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचर में आती हैं और प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो ये सारी हमारी किस में आएंगी, फिजिक्स में आती हैं। ए प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर दिस डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। तो वी कैन broadly describe physics as a study of basic law of nature and their manifestation in the different natural phenomena। अभी हमने पढ़ा कि फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें होने वाले जो अलग अलग नेचुरल फिनोमिना हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में जो है फिजिक्स में जो है हम किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए 2 लॉ का यूज़ करते हैं, हम 2 थ्योरी को लेके चलते हैं। तो इसमें जो 2 प्रिंसिपल फिजिक्स में यूज़ होते हैं, एक है हमारा यूनिफिकेशन और एक है हमारा रिडक्शन। एक है हमारा यूनिफिकेशन, यानी कि जो फिजिक्स है ये हमारे 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, और इसमें नंबर 1 जो है वो है हमारा यूनिफिकेशन और नंबर 2 जो है वो है हमारा रिडक्शन, ठीक है। तो यूनिफिकेशन का मतलब यानी कि
यूनिफिकेशन का मतलब जैसे कि यूनाइटेड होना है, ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर अगर हम एक बार पढ़ लें तो उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। और रिडक्शन का मतलब कि अगर मान लो चैप्टर बहुत ही मुश्किल है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब है थोड़ा थोड़ा, और यूनिफिकेशन का मतलब अभी हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws। तो फिजिक्स में जो भी हम चीज़ें हैं वो किसके बेसिस पे अगर हम करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं या कुछ लॉज के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, वो हमारा यूनिफिकेशन के अंदर आएगा। द एफर्ट इज़ टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉ, यानी कि इसमें हम किसके बारे में देख रहे हैं, यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम अपना जो फिजिकल वर्ल्ड है यानी कि हमारा जो संसार है उसको हम क्या माने, हम उसको ये माने कि वो किससे बना हुआ है, वो कुछ नियमों से बना हुआ है। यूनिवर्सल लॉ यानी कि हमारे संसार में जो भी कोई चीज़ हो रही है, हमारे नेचर में जो भी कोई चीज़ हो रही है, वो किसी ना किसी नियम से हो रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन के अंदर ये आता है। तो ये हमारा यूनिफिकेशन के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, फॉर एग्जांपल कि इसको समझाने के लिए यहाँ पे फिर एक एग्जांपल भी दिया गया है, सम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का नियम, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ये किसने दिया था, ये न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। ही डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो ये चीज़ें हैं, इसमें यूनिफिकेशन में क्या मानी गई हैं, यूनिफिकेशन में ये मानी गई हैं कि हमारे संसार में, हमारे नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी किससे रिलेटेड है, वो किसी ना किसी रूल के आधार पर, वो किसी ना किसी रूल को यानी कि नियम को फॉलो कर रही है। जैसे सबसे पहले हमें जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया था, एफ, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीज़ है, यानी कि ये एक पहला मास, ये कोई भी बॉडी ए हो गई और ये कोई भी बॉडी बी हो गई, ठीक है, और इनके बीच का हमेशा इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है आर है, तो ये दोनों बॉडीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे पे एक फोर्स लगाती हैं, इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, इनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है, फिर न्यूटन ने क्या बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला फिर न्यूटन ने बताया था, एफ इजिकल टू, इसका फॉर्मूला न्यूटन ने बताया था, एफ इजिकल टू G m1m2/r²। तो ये रूल तो किसने दे दिया था, ये रूल हमें न्यूटन ने दे दिया था कि संसार में पाए जाने वाली किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स कहते हैं। ये एफ जो है ये गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये चीज़ तो हमें न्यूटन ने बता दी, ये फॉर्मूला हमें न्यूटन ने बता दिया। तो इसके बाद फिर ये एक्सप्लेन किया गया कि हमारे संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे फिर बताया गया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो न्यूटन ने ये ग्रेविटेशन की खोज कब की थी, कि जब उनके सिर पे एप्पल गिरा था, जब वो ज़मीन पे बैठे थे एक पेड़ के नीचे, तो उनके सिर पे जब एक एप्पल गिरा था, तो उन्होंने किसकी खोज की, उन्होंने फिर ये दिमाग लगाया कि भाई क्यों चीज़ें जो है वो नीचे गिर रही है। तो उन्होंने देखा कि भाई पृथ्वी जो है वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ नीचे खींचती है, और फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत दिया कि कोई भी जो यूनिवर्स में पाई जाने वाली कोई भी जो दो चीज़ें हैं जिनका मास होता है, उनके बीच में हमेशा एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो न्यूटन ने बता दिया। इसके बाद फिर जो भी चीज़ें फिर हमने देखी, इसके अलावा हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं कि द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी कि ये अगर हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ये जो चंद्रमा घूम रहा है, इसके घूमने का कारण भी क्या है, इसके घूमने का कारण भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यही बताया गया। सिमिलरली द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन,
यानी कि अगर ये सन है तो सन के चारों तरफ जो सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनके घूमने का कारण भी क्या है, वो भी है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सारे के सारे नियम के जो भी हमारी ये घटनाएं हो रही हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये हमारे एक नियम के साथ में जुड़ गई हैं कि जो न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण बल दिया था, उन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था और उसी नियम से ये घटनाएं जो हैं ये हमारी जुड़ी हुई है। चाहे चंद्रमा का अर्थ के चारों तरफ घूमना हो, चाहे प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ घूमना हो, या कोई सैटेलाइट है वो हमारे के अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो इन सब के घूमने का कारण क्या है, इन सब के घूमने का कारण है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि ये किसी न किसी नियम के साथ में यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। जो भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं ये एक नियम के अनुसार हो रही हैं, इस नियम को फॉलो कर रही हैं। तो ये किसके अंदर में आएंगी, ये कौन सी थ्योरी होगी, हमारी यूनिफिकेशन। यानी कि यूनिफिकेशन के अंदर वो सारे हमारे आएंगे प्राकृतिक फिनोमेना आएंगे जो कि किसी न किसी नियम को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसको फॉलो कर रही हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो कर रही हैं। तो ये हमारा फिजिक्स में आ गया। इसके बाद फिर यहीं पे एक एग्जांपल और बताया गया है, इसके बाद आप 12th क्लास में इसको पढ़ोगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल साइंटिस्ट ने कुछ इक्वेशंस दी थी। तो उन्होंने बताया था कि जितने भी जो सारे इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हैं या जो सारे मैग्नेटिक फिनोमिना हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये सारे भी किसको फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक नियम को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा नियम है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नियम है। तो ये भी एक नियम के बेसिस पे ये सारी चीज़ें भी किसको फॉलो कर रही हैं, एक नियम को फॉलो कर रही हैं। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, ये सारा हमारा किसके अंदर आएगा, यूनिफिकेशन के अंदर। तो यूनिफिकेशन का मतलब कि संसार में पाए जाने वाले जो भी हमारी चीज़ें हो रही हैं अगर वो किसी नियम के फॉलो कर रही हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन के नियम को फॉलो कर रही हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम को फॉलो कर रही हैं, तो वो हमारी किस थ्योरी के अंदर आती हैं, यूनिफिकेशन के अंदर आती हैं। अब दूसरा नियम जो इसमें फिजिक्स का जो दूसरा नियम इसमें हमें बताया गया है वो है हमारा रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब कि अगर कोई भी चीज़ हम निकालना चाहते हैं और वो बहुत मुश्किल है, हम उसको आसानी से नहीं निकाल सकते, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हैं। रिडक्शनिज्म का मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है स्मॉल स्केल, रिडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसमें क्या बताया गया है, द रिलेटेड एफर्ट इज़ टू डिराइव, इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द properties and interaction of the constituent simple particle, this approach is called the reductionism। यानी कि इसने क्या कहा है कि अगर हमें हमारे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम है और उस बहुत बड़े सिस्टम की हमें क्या निकालनी है, उसका हमें कोई गुणधर्म बताना है, उसकी हमें कोई प्रॉपर्टी बतानी है, तो उसको निकालना अगर बहुत मुश्किल है तो फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपलर पार्टिकल, यानी कि जिस चीज़ से वो हमारी मिलके बनी हुई है, यानी कि उसकी बॉडी जो है कौन कौन से पार्टिकल से मिलके बनी है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे और इस तरीके से जो है हम ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो ये अप्रोच क्या कहलाती है, ये अप्रोच हमारी रिडक्शनिज्म कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा थर्मोडायनामिक्स होता है, ये भी थर्मोडायनामिक्स हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम कोई भी बल्क सिस्टम, यानी कि इसमें हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें कि कोई ऐसा सिस्टम ले लें, यानी कि कोई हमने एक सिलेंडर ले लिया, तो इस सिलेंडर के अंदर हम अगर हमारी यहाँ पे क्या भरी हुई है, इस सिलेंडर के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारी गैस भरी हुई है, इस सिलेंडर के अंदर हमारी गैस भरी है। तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, ये सारे इस गैस के क्या हो गए, ये सारे इस गैस के पार्टिकल हो गए। इस गैस के अगर ये ऑक्सीजन गैस भरी है तो ये सारे ऑक्सीजन के एटम हो गए या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए। अगर नाइट्रोजन गैस भरी है तो नाइट्रोजन के एटम हो गए, आर्गन गैस भरी हुई है तो आर्गन के एटम हो गए, ठीक है। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि इस सिलेंडर का, यानी कि इसकी क्या बताओ, इनकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना जो है बहुत मुश्किल है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सभी पार्टिकल्स का क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हम इसको आसानी से सोल्व नहीं कर सकते। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम
हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें काइनेटिक थ्योरी निकालनी है तो फिर हम क्या निकाल लेते हैं, हम उसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं। टेम्परेचर निकाल लिया, या हमने उसकी इंटरनल एनर्जी को नोट कर लिया, या हमने उसकी एंट्रोपी को नोट कर लिया, तो ऐसी चीज़ें हम इसमें नोट कर लेते हैं जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो टेम्परेचर है ये किससे रिलेटेड करती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो हमें फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या नाप लेंगे, उसका टेम्परेचर ही नाप लेंगे और उस टेम्परेचर से ही हम क्या बता सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बता सकते हैं। तो अगर हमें सिस्टम, कोई भी बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर हम उसे उसकी कोई प्रॉपर्टी बतानी है और हम उसको आसानी से मेज़र करके नहीं बता सकते, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ों को मेज़र कर लेते हैं जो कि नापनी आसान होती है, जैसे टेम्परेचर नाप लिया, या एनर्जी नाप ली, या एंट्रोपी नाप ली, फिर इसी से ही हम बाकी सारी चीज़ों को बता सकते हैं। टेम्परेचर से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है डील कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा यहाँ पे फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने देखा कि ये जो फिज़िक्स है ये हमारी नेचुरल साइंस में आती है। नेचुरल साइंस में हमारे तीनों आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स। बायोलॉजी में हमारी लिविंग थिंग्स आती हैं, फिज़िक्स में हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। और फिज़िक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर के साथ डील करती है, नेचर में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको स्टडी करने के लिए कि वो क्यों हो रही हैं, और नेचर में पाए जाने वाले जो भी फिनोमिना है, बिजली क्यों चमक रही है, बारिश क्यों हो रही है, जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास के नेचर में दिखाई देती हैं वो सारी नेचुरल फिनोमिना कहलाती हैं। तो ये सारी हमारे फिज़िक्स में आती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि फ़िज़िक्स में जो है दो नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है हमारा यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन में हमने देखा, एक तो हमारा है यूनिफिकेशन और एक है हमारा रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन में हमने देखा कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि हमने एक नियम दे दिया और उसी नियम को फॉलो करके हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक नियम के आधार पे। जैसे चंद्रमा के चारों तरफ चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, ये भी गुरुत्वाकर्षण नियम की वजह से होता है। प्लैनेट्स का सूर्य के चारों तरफ घूमना, वो भी गुरुत्वाकर्षण नियम की वजह से होता है। सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ घूमना, ये सभी गुरुत्वाकर्षण नियम की वजह से होता है। और रिडक्शनिज्म में हम क्या आएगा कि अगर हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसकी प्रॉपर्टी को हम आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम उसकी वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं जिसको हम आसानी से नोट कर सकते हैं, और फिर उस मुश्किल चीज़ को हम उस हल की आसान चीज़ से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं।